देखना 16th क्वेश्चन में ये दिया हुआ है when an ideal diatomic gas। तो आइडियल और डायटोमिक है ना, थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन डायटोमिक गैस मतलब जिसके हम वही मानते हैं कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में या हर मोड ऑफ एनर्जी पोजीशन में हाफ केटी एनर्जी ऑन एन एवरेज। इसको हमने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया है। द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाइड व्हिच इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस, देन द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी सप्लाइड व्हिच इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो देखना du इज इक्वल टू dq माइनस dw आता है ना। तो अब कितनी हीट इंटरनल एनर्जी में कम है, बिकॉज कुछ वर्क भी करेगी गैस, है ना, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एन एन आइडियल गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट, द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बिकॉज ये आएगा तो Cp इज इक्वल टू 1/n dq बाई dt, ये आ जाएगा ना। तो dq की वैल्यू आ जाएगी n Cp/dt। तो डायटोमिक गैस के लिए अगर हम कहें तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे आपके पास 5 डिग्रीज ऑफ 5/2 kT है, तो Cv की वैल्यू आ जाएगी और Cp की वैल्यू आ जाएगी 7/2 kT। समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो अब इसमें ये Cp की वैल्यू n 7/2 dt ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये dq तो आपके पास आ गया n 7/2 dt, ठीक है, du, और वर्क डन होता है माइनस p इंटू dv, चेंज इन वॉल्यूम। अब आपको इसमें ये बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी गोज इनटू इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो आपको बेसिकली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड गोज इनटू, तो आपको dq ये फ्रैक्शन है जो du अपॉन dq निकालना है, नहीं हमें ये कंप्यूट करना है। ये तो इंक्रीज इन एनर्जी जो हुआ, ठीक है, अपॉन dq। तो अगर हम du अपॉन dq निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस dw अपॉन dq, ऐसी कोई चीज़ बनेगी। तो ये फ्रैक्शन आपको निकालनी है, तो 1 माइनस p इंटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन dq, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस p, कैसे निकालेंगे p dv, ठीक है। तो dq की वैल्यू तो आपके पास है n 7/2 dt, यही है ना, n 7/2 dt dq की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पे। dv कितना आएगा, ठीक है, pv इज इक्वल टू nRT होता है। तो अगर हम इसमें से कांस्टेंट प्रेशर पे इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते तो dv अपॉन dt आएगा nr, तो p dv की वैल्यू आ जाएगी nr dt, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें 1 माइनस p, ठीक है, p dv की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो nr dt अपॉन ये 2/7 हो जाएगा, और नीचे भी n dt है, ठीक है। तो ये r कहाँ से आएगा, r भी कहीं ना कहीं जाएगा ही, है ना, नहीं ना। p dv की वैल्यू n dt तो कहाँ से आएगा, ये 7/2 kT है ना, तो उसको हम r के टर्म्स में लिख सकते हैं। 7/2 kT क्यों, 7/2 RT लिखो ना, 7/2 R YT, T की भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो 7/2 R लिखेंगे ना इसको। तो n dq की वैल्यू तो ये आ जाएगी ना 7/2 इंटू R, वो पता नहीं क्या गलत लिख दिया, 7/2 इंटू n ये आ जाएगा आपके पास, dq इज n इंटू 7/2 इंटू R, तो 7/2 इंटू R ये बन जाएगा। अब तो आ जाएगा dt, नहीं ये ना dt तो रहेगा ही, ये तो Cp की वैल्यू हमने 7/2 R सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये n R और dt तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 2/7 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/7, ये आ जाएगा। समझ में आया, फिर से बताऊं, आ जाएगा, क्योंकि आप जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करें ना, ये तो लॉ अप्लाई करेगा ही, ठीक है, और इतना इंक्रीज इन एनर्जी का, और ये आपकी हीट सप्लाइड है। तो जो हीट सप्लाइड थी उसने कितने ने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया और कितनी वर्क डन में स्पेंड हो गई, ठीक है। तो आपको ये निकालना है du अपॉन dq। तो अब वर्क डन तो कांस्टेंट प्रेशर है, चेंज इन वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा आपके पास। dq की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी n Cp/dt, तो Cp की वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए तो 7/2 R, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे dq की वैल्यू, और p dv हम यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन से कंप्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें p कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो जब आप इसका dy/dt लोगे, देखो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता बेटा। देखो प्रेशर तो कांस्टेंट है ही ना, कई सारे लोग डेरिवेटिव्स को सही ढंग से नहीं सोचते। dt इज जस्ट अ चेंज इन टेम्परेचर। तो आप अगर गैस, अगर इसको हम फिजिकली समझना चाहें, देखो ये तो न्यूमेरिकल के बेस हमने सॉल्व कर दिया, चलो, लेकिन अगर आप फिजिकली समझना चाहो, अगर आप इसकी वॉल्यूम को चेंज नहीं करने देते तो देन वर्क डन इज 0। तो जो भी हम हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी, सपोज कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट करते हैं, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट गोज इनटू इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, 1, पूरी की पूरी एनर्जी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में ही जाएगी अगर वर्क नहीं करना अलाउड है। लेकिन अगर हम इसको एक्सपैंड करने देते हैं ताकि इसका प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो जब गैस यहाँ से V1 से V2 वॉल्यूम तक जाएगी तो P1 V1 इज इक्वल टू NRT1, ठीक है।
और पी वी टू इज इक्वल टू एन आर टी टू। तो यहाँ से यहाँ तक सपोज टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। अब आप कहोगे कि हमें 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो फिर कोई बात नहीं, इसको T+1 कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस किया तो ये V2 माइनस V1 आएगा और ये आएगा NR T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 ही तो DT है, ठीक है, और V2 माइनस V1 ही PdV है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वर्क होता है तो P इज कांस्टेंट, तो dV को लोग सोचते हैं कि dV हमेशा स्मॉल ही होता है, ऐसा नहीं है, dV कैन बी लार्ज ऑल्सो, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हम वर्क कर रहे हैं इसमें वर्क थ्रू आउट द वर्क द प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, तो PdV इज द टोटल वर्क डन बाय द गैस। तो अब बाकी इसमें कुछ नहीं है, आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, कैलकुलस इज जस्ट अ शॉर्ट वे टू डू थिंग्स व्हिच विल अदरवाइज टेक यू अ लॉन्गर टाइम टू डू, ठीक है। क्योंकि जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हम बोलते हैं P तो कांस्टेंट है, d/dt दोनों तरफ लिया तो dV/dt, वार्षिक में समझ में आएगा कि नहीं, और नंबर ऑफ मोल्स और R तो कांस्टेंट, तो d/dt ऑफ T ये तो 1 आ जाएगा। तो कैलकुलस कुछ भी नहीं है, आपको ये सोचना चाहिए कि इट इज जस्ट अ शॉर्ट वे टू डू थिंग्स व्हिच विल अदरवाइज टेक अस मेनी इक्वेशंस टू राइट डाउन, तो वन स्टेप यू कैन राइट दैट डाउन, ठीक है। ये आपका था 16th है ना, हो गया क्लियर बेटा। 17th भी देखना आपको क्या दिया है, द एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल फॉर अ गैस इज 6। इन्होंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप 6 मान लो। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि मोस्टली लोग इस चीज में डिस्टिंग्विश नहीं करते डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोड्स ऑफ एनर्जी पोजेशन में। इनका मतलब यही है कि देयर आर 6 मोड्स ऑफ एनर्जी पोजेशन एंड ईच ऑफ देम विल हैव हाउ मच डिग्री ऑफ हाउ मच एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, हाफ kT, ठीक है। तो मतलब एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी T टेम्परेचर के ऊपर इतनी लेनी है आपको इसमें। द गैस परफॉर्म्स 25 जूल्स ऑफ वर्क व्हेन इट एक्सपैंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब गैस एक्सपैंड करी तो वो 25 जूल्स वर्क करती है, तो वो ऑब्वियसली एक्सपैंड कर रही है, तो dW इज पॉजिटिव, तो dW बिकम्स +25 और नॉट, ठीक है। एंड देन द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, तो व्हाट शुड बी द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो गैस परफॉर्म्स एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो तो अब इसमें आपकी गैस कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपैंड कर रही है। एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द गैस परफॉर्म्स एज इट एक्सपैंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर, तो फिर से PdV आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर का वर्क, तो वो तो आपको दिया ही हुआ है -25, तो du इज इक्वल टू, बेसिकली हम u की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी आ रही है, एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी आ रही है इतनी, ठीक है, और कैपिटल N की इतनी आएंगी, और अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 3nRT ये u आ जाएगा, ठीक, ये u आ जाएगा, u की एक्सप्रेशन ये आ जाएगी। अब आपको बताना क्या है इसमें, ठीक है, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, dq की वैल्यू, तो du/dt कर दें तो हमारे पास आएगा 3, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, है ना, तो पर मॉलिक्यूल, एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, तो 3nR आ जाएगा ये du। तो इसका कुछ कर पाएंगे हम, 3nR dt इज इक्वल टू dq तो हमें निकालना है, cv की वैल्यू लिख सकते हैं, है ना, देखना, और cv आपके पास आ जाएगा 1/n du/dt, तो वो आ जाएगी 3R, और cp की वैल्यू आ जाएगी 4R, नहीं cp, तो ये du/dq आपके पास आ जाएगा 1 - PdV/n cp dt, तो ये आएगा du/dq इज इक्वल टू 1 - PdV इज nR dt, तो n और dt तो कैंसिल हो गया, ये आपके पास 3R, तो आया 1 - 1/3, तो दैट मीन्स 2/3 du/dq, तो du इज 2/3 ऑफ dq, अब आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वर्क दिया हुआ है, हीट एब्जॉर्ब निकालनी है, तो यहाँ से आप 2/3 dq कर दो और वो dq - dw कर दो, इधर आ जाएगा, और ये dq/3 आ जाएगा, तो dq कितना आ जाएगा, 3 × 25 मतलब 75, यहाँ पर, तो इसको 4R कर दो, वो तो कर दोगे आप, है ना, 3.4 आ जाएगा ना, ये 3/4, 3/4, ये भी 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, फिर कितना आ जाएगा 4, फिर कितना आ जाएगा 100। 19 ना बेटा, x अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी वैसा ही है क्या, देखना du इज इक्वल टू dq माइनस dw, ठीक है। When x amount of heat is given to a gas at constant pressure, it performs x/3 amount of work.
ये तो x अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू दी गैस है, तो और इट परफॉर्म्स x/3 अमाउंट ऑफ वर्क, द एवरेज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये तो आपके पास यही आ गया ना बेटा, du इज इक्वल टू 2x/3, तो हम इसी आइडिया से नहीं कर सकते क्या हम इसको, है ना। लेट द एवरेज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बी हाउ मच, y, ठीक है। तो अब y है तो मतलब पहले की तरह से हमने किया ना, y है ना, तो y/2 kT, यही है ना आपके पास, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी और n मॉलिक्यूल्स की ऐसे आ गई, और ये एवोगैड्रो नंबर, तो ये आपके पास कितना बना, n इंटू y/2 इंटू r इंटू t, ये इंटरनल एनर्जी आ गई। अब du/dt कितना बना, 1/2 nRy और 1/n, तो ये बन गया, ये आएगा ना। अगर हम डिग्रीज ऑफ एवरेज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर, उसी से रिलेटेड है जो अभी हमने किया, मैं कह रहा हूँ कि कर लोगे। Cv की वैल्यू, Cp की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, क्योंकि ये सेम मेथड से आ जाएगा इसमें जो अभी हमने किया ना, यू कैन यूज द सेम प्रोसीजर। du/dq कितना आ जाएगा, du/dq आ जाएगा 1 - p dv, पहले की तरह से ले लो ncp dt, नहीं तो अब आपके पास आ जाएगा du/dq की वैल्यू आएगी 1 - सेम थिंग इज देयर nr dt, और ये n और t तो dt तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r बचेगा, यहाँ पे आएगा, इसमें आप r और ऐड कर दो, है ना, तो 1/ry प्लस r हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अभी r तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1/, अब ये कितना बचेगा अगर r इसमें से कैंसिल हो गया तो, ठीक है। ये आया आपके पास y+2, यहाँ पे 2 है ना, तो y+2 - 2/y+2, चेक कर लेना बेटा, y/y+2। अब du कितना है 2x/3, और हीट सप्लाइड कितनी है x, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2/3 इज इक्वल टू y/y+2, 2y + 4 इज इक्वल टू 3y, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सेम ही तो है, तीनों क्वेश्चन आपस में ले लेने। 4 देख लेते हैं पहले। अ वर्टिकल सिलेंडर विद हीट कंडक्टिंग वॉल्स, तो मतलब इज क्लोज्ड एट द बॉटम। क्लोज्ड का मतलब यही होना चाहिए कि बता नहीं सकते है ना, क्लोज्ड का मतलब क्या है, इट कुड बी एडियाबैटिक आल्सो बेस। इज फिटेड विद अ स्मूथ लाइट पिस्टन, हाँ पिस्टन लाइट है, मतलब पिस्टन इज मासलेस, ये पिस्टन है मासलेस, ठीक है। इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ द आइडल गैस, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज ऑलवेज इक्वल टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर है T0 और गैस का टेम्परेचर है T0, सराउंडिंग टेम्परेचर भी T0, गैस का टेम्परेचर। द पिस्टन इज मूव्ड अप स्लोली टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस eta टाइम्स। पिस्टन इज मूव्ड स्लोली टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस eta टाइम। आइसोथर्मल चेंज है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ। टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस eta टाइम्स, वर्क डन बाय द गैस। एक ही ऑप्शन वाला करेक्ट है, ठीक है, या मल्टीपल ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो सारी चीज पढ़नी पड़ेंगी आपको। तो वर्क डन तो ये आ जाएगा nRT0 log ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो ये तो आंसर आ जाएगा आपके पास वर्क डन का। अब इसमें क्योंकि ईटा है ना, ये ईटा n तो 1 दिया हुआ है इसमें, तो RT0 log ऑफ ईटा, ये वर्क डन बाय द गैस आ जाएगा। ये इसमें कहीं दिया हुआ है, ए पार्ट तो करेक्ट है। वर्क डन अगेंस्ट एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर की तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है इन्होंने, ठीक है ना। तो देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, वो तो सही है क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ए और सी तो सही है। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस देख लो, फाइनल प्रेशर तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यही लग जाएगा। तो ये इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर, ठीक है ना, ये फाइनल प्रेशर आपके पास ये आ जाएगा P2, तो ये V0 कैंसिल हो गया, तो फाइनल प्रेशर इज P0 अपॉन ईटा, ठीक है। तो ये तो ठीक है डी। और वर्क डन अगेंस्ट एटमोस्फेयर है ना, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ। वर्क डन बाय द गैस जो है वही वर्क डन अगेंस्ट द एटमोस्फेयर है, ठीक है। तो वो यही पार्ट ही आंसर होना चाहिए, वर्क डन अगेंस्ट द एटमोस्फेयर का भी। तो ये तो आपका बी पार्ट ही इनकरेक्ट आ जाएगा। 21 हमने किया नहीं था यहाँ पर, गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक चेंज, a process in which pressure and volume are related as PV raised to the power n is equal to constant, ठीक है। तो अब इसमें ये मालूम नहीं है कौन सा, गामा डिनोट Cp अपॉन Cv। तो इनने किया था कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इसको बोलते हैं। द मोलर हीट कैपेसिटी विल बी 0 इफ, ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा था, ये फॉर्मूला लिखा था इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या लिखा था बेटा बताओ, क्या लिखा था, R अपॉन गामा -1 माइनस R अपॉन x -1, ये फॉर्मूला लिखा था हमने, ठीक है। तो इसमें x की जगह यहाँ पे n आ जाएगा, बस ये n -1। अब हम चाहते हैं ये 0 हो जाए, ठीक है। तो ये 0 होने का मतलब ये है कि ये आ जाना चाहिए,
ठीक है, तो मतलब n माइनस वन इज इक्वल टू गामा माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू गामा। अभी इसका मीनिंग भी सोच लेते हैं क्या है। PV रेज़ टू द पावर गामा तो कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। मोलर हीट कैपेसिटी जीरो आने का मतलब बिना हीट दिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस से। फिजिकली समझना आपको, बस बिना वर्क किए आप हीट तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, तो क्या टेम्परेचर ऑफ द गैस हम इंक्रीज कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क करके। तो हीट ट्रांसफर कितनी है उसमें? जीरो, और वर्क करके हम 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो नो हीट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एनी एनर्जी। समझ में नहीं आया? क्लियर है? बिकॉज आपको टेम्परेचर को 1 डिग्री से बनाना ना 1 मोल के, तो अगर सपोज 1 मोल ही और 1 मोल ये प्रोसेस अंडरगो कर रहा है, तो बस आप वर्क करके उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ा दो, बढ़ जाएगा। हीट ट्रांसफर तो जीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस है। चलो ठीक है, और बताओ और कोई चीज। 33 The following are observations made by 5 students in measuring CP and CV. Which one would you consider the most reliable? Minus CV is equal to great होना, ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो नहीं, तो आसान ही है। तो आप देख लो इसमें R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314। एक बार इसको देखना बेटा। PV इज इक्वल टू NRT, ये ना। तो P की ये होता है न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, राइट, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो न्यूटन इंटू मीटर इज जूल, जूल अपॉन मोल पर केल्विन, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर केल्विन आता है, ठीक है। तो अब मतलब R की ये वैल्यू आती है 8.314। अब इसको हम कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस में लेना चाहते हैं, ये तो सेम है, ये तो सेम ही आएगा, और पर मोल भी सेम ही आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो 1 जूल इज हाउ मेनी कैलोरीज, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 3.4 कितना 2 जूल्स, ठीक है। तो ये 4.2 से डिवाइड करेंगे तो अराउंड कितना आ जाएगा 1.99, तो 2 ले लो। तो अब CP तो ऑब्वियसली जो A पार्ट है वही सही होगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। R की वैल्यू कैलोरीज पर मोल पर सेल्सियस में तो इतनी आ जाएगी ना, पर केल्विन और पर सेल्सियस तो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बस जूल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वैसे आ जाएगा, तो मतलब ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो मेयर्स फार्मूला के ऊपर बेस्ड है वैसे ना बेटा। 45 देखना। अब मास m ऑफ स्टीम एट, इसमें क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज टू बी पास्ड इनटू अ वेसल कंटेनिंग 10 ग्राम्स ऑफ आइस, 10 ग्राम्स आइस, ठीक है। तो एंड 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, 100 ग्राम्स वाटर, ये 10 ग्राम्स आइस 100 ग्राम्स वाटर, ये कंटेंट है, ठीक है। अब मास m ऑफ स्टीम, स्टीम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री, इनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब इसको मेल्ट करने के लिए इसको भी हीट की जरूरत है, ठीक है, और इसको बर्फ जमने के लिए इसमें से हीट बाहर निकलनी चाहिए। एंड ऑल आइसिस, सो दैट ऑल द आइस इज मेल्टेड, ठीक है। अब ये सारी की सारी आइस कह रहे हैं पिघल जाती है, तो इस आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट दिस आइस, सारी आइस को मेल्ट करने के लिए। तो ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ऐसे लिख लेते हैं LF, फिर बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, याद है। द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस, आइस को मेल्ट करने के बाद क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, किस टेम्परेचर के ऊपर? ठीक है, इस टेम्परेचर के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यू विल गेट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड सो दैट ऑल एंड द टेम्परेचर इज रेज टू 5 डिग्रीज। अब इसका टेम्परेचर 5 डिग्री से रेज किया और उसका टेम्परेचर भी 5 डिग्री से रेज किया, तो सेकेंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज, इसका टेम्परेचर हमें 5 डिग्री से रेज करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 10 ग्राम्स, क्योंकि ये पानी आया 0 डिग्री पर, 10 ग्राम्स इंटू SW इंटू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का राइज, और इसका टेम्परेचर को 5 डिग्री से राइज। थर्ड अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड इज 100 ग्राम्स इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये SW तो 1 है, वो 100 ग्राम्स, और इसको भी 5 कर देते हैं, है ना, ये आ जाएगा। तो अब इनको तीनों को ऐड कर दिया आपने, 10 ग्राम्स इंटू LF, ठीक है, 10 ग्राम्स इंटू SW तो 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू 5, ये तो 50 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 500, तो 550 हो गया।
और ये क्या है, इसको मेल्ट करना है आपको, तो मेल्ट करते समय ये सारी हीट इसको यहां से मिलती है. व्हाट हैपेंस टू दैट आइस? A mass m is passed into a vessel containing. तो इन्होंने कहा है कि ये जो आइस थी, ये जो स्टीम थी, whole of this also comes to means 5 डिग्री सेल्सियस. तो मतलब पहले इसके कंडेंस होने में कितनी एनर्जी निकली? कंडेंस होने में m मास जब कंडेंस हुआ तो m ग्राम स्टीम, इसमें ग्राम्स दिया हुआ है नहीं, इसको ग्राम्स में ले लो m को, ठीक है ना. m ग्राम स्टीम के कंडेंस होने से इतनी एनर्जी निकली, ठीक है. और ये तो फिर वाटर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 100 डिग्री वाटर फिर 5 डिग्रीज पे आएगा, तो फिर से ये मास स्पेसिफिक हीट की ये SW आएगा, और यहाँ पे लोअरिंग द टेम्परेचर 100 से 95. तो ये जो हीट स्टीम ने दी है और ये जो हीट इसको मिली है, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. तो मतलब दिस इज द heat which have been given out to these two things and then both the things settle to a common temperature. अब इसमें से LF, LV और इनकी वैल्यूज आपको SI मतलब CG उसमें कैलोरीज पर ग्राम में लिखनी पड़ेंगी. ये तो 1 ही हो गया m into 95. हाँ ठीक है, 80 ले लेते हैं, ये कुछ साउंड सही कर रहा है. 550 इज इक्वल टू, और ये 540 कैलोरीज पर m इंटू 95, इससे निकाल लो आप, ठीक है ना. ये कितना हो गया? तो ग्राम में है 800 प्लस 550 कितना है? 1350, और डिवाइड बाय m निकालना है आपको. 540 प्लस 95 कितना आएगा? 635. 635 कितना आ रहा है अराउंड ग्राम्स में? 2.125. देखना बेटा 40 में क्या दिया हुआ? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of monatomic gas from 20 to 30 at constant volume is H. ठीक है बेटा, CV की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2R होती है ना. मोनोटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू इतनी. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल दिया, 1 मोल, तो CV 3/2R. चेंज इन टेम्परेचर इज 10 डिग्रीज. तो ये इसको आपके H की वैल्यू, ये वैल्यू H दी हुई है, तो आपको आएगा 5, ये आएगा 15R, ठीक है ना. तो H इज इक्वल टू 15R. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस. इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो बस वो H डैश हो गया, है ना. तो एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर तो CV ऑफ अ डायटोमिक गैस, CP ऑफ अ डायटोमिक गैस, ये आएगा ना. डायटोमिक गैस के लिए जो हीट चाहिए आपको NCP dt, ठीक है. हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स. तो CP कितना आता है उसके लिए? 7/2, और चेंज इन टेम्परेचर 5 का, और DQ कितना आएगा? इसको R भी ले लो, DQ डैश, ये इसको हम H डैश ले लेते हैं. ये दो इक्वेशन है. तो अब R कितना है? H/15. तो R को H/15 कर दें तो ये 1/3, तो कितना आ जाएगा? H डैश इज इक्वल टू 7/3H. ये दिया हुआ इन्होंने, ये तो ईजी है. 37. द रेशियो ऑफ द एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस टू द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस. अब आपको ये टर्म्स बतानी चाहिए, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस. इसमें ये कंसेप्ट है, तो जितने ये छोटे छोटे करके ना हर प्रॉब्लम में कंसेप्ट्स आते जाएंगे आपके पास ना. यू विल कीप ऑन गेटिंग न्यूअर थिंग्स, ठीक है. तो व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस? फॉर दैट फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू रिकॉल व्हाट वी मीन बाय द बल्क मॉडुलस. तो बल्क मॉडुलस का कंसेप्ट कब अप्लाई करता है? तो ऐसे इमेजिन कर लो, थोड़ा सा मैं यही बता देता हूँ. वैसे तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट को भी तो समझना चाहिए ना. अब सपोज आपके पास कोई गैस है, और लेट्स से बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लगा हुआ है, और अंदर से गैस का प्रेशर, पुली को लाइट और फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं. तो अभी इक्विलिब्रियम में मतलब क्या है कि जो इंटरनल प्रेशर है गैस का और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों इक्वलाइज कर रहे होंगे, ठीक है. सपोज ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं, और ये भी हमने इसको भी सील किया हुआ है एडियाबैटिक बेस पे रखे, ऐसे कुछ इमेजिन कर लो. गैस इज इन अ थर्मोडायनामिक स्टेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बल्क मॉडुलस? अब हम बोलते हैं ना लिक्विड्स है 9th में पढ़ाते हैं, है ना. सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, ठीक है, एंड सॉलिड्स आल्सो हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स डोंट हैव अ डेफिनेट शेप बट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. तो लेकिन अभी हमने इलास्टिसिटी के चैप्टर में क्या पढ़ा था कि दैट यू कैन कंप्रेस लिक्विड्स. Liquids have some compressibility, you can compress them, you can change their volume, but it might be very difficult to compress liquids. जैसे हमने देखा था ना, वाटर का जो बल्क मॉडुलस आता है वो काफी ज्यादा आता है,
वाटर का बल्क मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब जब हम वाटर को प्रेस करेंगे तो लार्ज रिस्टोरिंग फोर्सेस विल बी कॉल्ड इनटू प्ले, एंड सो इन ऑर्डर टू चेंज द वॉल्यूम इवन फ्रैक्शनली वी हैव टू अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यही हमने किया था। नहीं, अब आप आगे देखो इसमें क्या किया, बल्क मॉडुलस ऑफ, जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर को आप सोचते हो कि गैसेस को तो इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, सो दे हैव नो इलास्टिसिटी एट ऑल, बट दे टू आल्सो हैव अ बल्क मॉडुलस। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लगाएं, सपोज एक तो फोर्स लग रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द पिस्टन, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाएं और फोर्स लगाकर और छोड़ दें तो विल गैस हैव एनी टेंडेंसी टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, विल इट हैव सम इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन है, हमने बाहर से हमने ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाई स्मॉल एफ, तो जो चेंज इन प्रेशर किया हमने, चेंज इन प्रेशर, ये स्मॉल एफ फोर्स लगा दी हमने, जो हमने चेंज इन प्रेशर किया गैस के ऊपर बाहर से वो इतना किया, स्मॉल एफ अपॉन एरिया। तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल चेंज इन प्रेशर व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, तो बल्क मॉडुलस इससे डिफाइंड होता है। ठीक है, लेकिन अब हम गैस को जब बाहर ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो किन कंडीशंस में हमने ये फोर्स लगाई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि बल्क मॉडुलस की अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। मतलब सपोज हम गैस के ऊपर जब ये फोर्स लगा रहे हैं तो somehow the temperature of the gas during compression does not change, so then that means that gas undergoes an isothermal process, मतलब जब उसकी वॉल्यूम कम होगी तो उसमें एक आइसोथर्मल चेंज आया गैस में, ये मान लेते हैं। तो अगर आइसोथर्मल चेंज है तो आप देखना PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो अगर हम आइसोथर्मल चेंज लेते हैं तो P इज इक्वल टू NRT अपॉन V, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया आइसोथर्मल चेंज में। द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग द गैस स्लाइटली बाय दिस मच अमाउंट, ठीक है, is an isothermal change. Suppose we assume it to be an isothermal change, then dP upon dV, क्योंकि nRT तो कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन v स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिया ना, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है तो d बाई dv ऑफ बोथ साइड्स, तो d बाई dv ऑफ दिस, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, अब इसमें से nRT अपॉन v को अलग कर दो और -v को अलग कर दो, तो nRT अपॉन v कितना आ जाएगा, वो तो आपके पास आ जाएगा P। ठीक है, जो पहले से प्रेशर था, बिफोर वी अप्लाइड दिस फोर्स तब क्या प्रेशर था। ठीक है, तो P प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, ये आ जाएगा, ये dP अपॉन dV की वैल्यू है। ठीक, अब वहां से आप देखना बल्क मॉडुलस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस अलग होता है। ठीक है, वो इतना आएगा, चेंज इन प्रेशर इज हाउ मच, ये चेंज इन प्रेशर है, तो चेंज इन प्रेशर इज P अपॉन V dV, और नीचे आएगा dV अपॉन V, ये आएगा, ये P अपॉन V, करेक्ट है। देख लो, चेंज इन प्रेशर P अपॉन V dV, यही आना चाहिए आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो इसको कर देते हैं, -P अपॉन V आएगा ना आंसर, चेंज इन प्रेशर इज -P अपॉन V dV अपॉन dV बाई V, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैसे आया है ना। तो इसको करो सही से, सही किया होगा हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स, देखना dP अपॉन dV, ये तो सही है, चेंज इन प्रेशर अपॉन, तो dP इज इक्वल टू nRT अपॉन V इज P, राइट, -P अपॉन V dV। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, ये तो dP अपॉन dV की वैल्यू आई, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस कितना आया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो -dP अपॉन dV की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं बेटा, इसको -V dP अपॉन dV, तो -V dP अपॉन dV की वैल्यू आ गई -P अपॉन V, तो ये कैंसिल हो गया, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल आ गया, बस ठीक है, ये सही आ जाएगा। ठीक है, सुन गया, देखना अब ये फिर इसमें से मैं आपको एक एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस आप खुद निकाल लोगे कि नहीं। देखना, अगर हम प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग को आइसोथर्मल चेंज नहीं मानते, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं, देखो एक तो ये है कि जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, सपोज गैस इज अ पुअर कंडक्टर, तो देन यू एक्सपेक्ट दैट द टेम्परेचर मतलब चेंजेस जो है ना, वो तब हम आइसोथर्मल चेंज मान लेते हैं कई बार, है ना, गैस को अगर पुअर कंडक्टर मान कर चलते हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि गैस आइसोथर्मल चेंज नहीं कर रही, और जब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो सपोज हम मानते हैं कि हमने कंप्रेस इतनी जल्दी किया कि गैस को सराउंडिंग्स के साथ हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिला। सो व्हेन यू कंप्रेस, इफ यू अज्यूम दैट टू बी एन आइडियाबैटिक चेंज, तो हम PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, फिर यही स्टेप्स आपको दोबारा से करने पड़ेंगे, तो P आ जाएगा C V रेज़ टू द पावर माइनस गामा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू V माइनस गामा C V माइनस गामा -1, अब ये बन जाएगा माइनस गामा C इंटू V रेज़ टू द पावर माइनस गामा, कितना बन जाएगा, वो तो P बन जाएगा, है ना,
तो dp अपॉन v इज इक्वल dp की वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा p अपॉन v इंटू dv। अब ये वैल्यू अगर उसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस आएगा। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस आएगा माइनस गामा p अपॉन v dv अपॉन dv अपॉन v। तो ये dv अपॉन v तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस आपके पास आ जाएगा, ये माइनस और वो माइनस बैलेंस कर जाएंगे तो आपके पास आएगा गामा टाइम्स p। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे भी यूज होगा। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस एट एनी प्रेशर, सपोज गैस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू p और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज गामा टाइम्स p। द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस टू द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस विद f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ऊपर एडियाबैटिक, नीचे आइसोथर्मल, तो ये कितना आ जाएगा गामा p अपॉन p, फिर गामा के इक्वल आ जाएगा। अब गामा को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में लिख सकते हैं। गामा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब एक गैस के मॉलिक्यूल की ऑन एन एवरेज इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और पहले कितना से, अगर n मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर ये ऐसे आ गया, तो ये आपके पास आ गया गामा आर टी अपॉन 2 इंटू एन। इससे CV की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन एन डी टी करके गामा आर बाई 2, ये आ जाएगी CV की वैल्यू। और CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी गामा आर बाई 2 प्लस आर, ये CP की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें से गामा की वैल्यू होती है CP अपॉन CV, मतलब R गामा बाई 2 प्लस 1 अपॉन गामा R अपॉन 2, तो R कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा गामा प्लस 2 अपॉन गामा। तो मतलब ये है ना, ठीक है। तो गामा इसमें कहाँ से आ गया, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, F लेना चाहिए इसको, सॉरी गामा ले दिया, F नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 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 स्मॉल f। तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। ये फॉर्मूला कई लोग डायरेक्टली याद रख लेते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ अ गैस इज रिलेटेड टू इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अब जैसे मोनोटॉमिक गैस में देखना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3, तो 1 प्लस 2 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 5 अपॉन 3। डायटोमिक गैस में F कितना होता है 5, तो उसमें क्या आ जाएगा 7 अपॉन 5। तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है गामा की, तो वो आएगा 1 अपॉन 2 बाई एफ, ठीक है।